डीएस जुडिशियल एकेडमी प्रयागराज इलाहाबाद ऑनलाइन क्लास देखने वाले सभी छात्रों का स्वागत करती है। सिविल प्रोसीजर कोड के एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं जो सिविल न्यायालयों को फ्रॉम सिविल जज जूनियर डिवीज़न से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सिविल न्यायालयों को अंतर्निहित शक्तियाँ प्रदान करती है। सिविल न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियाँ जो प्रदान की गई हैं वो फेल्योर ऑफ जस्टिस को रोकने के लिए दी गई हैं, न्याय की विफलता को रोकने के लिए दी गई हैं और इसका प्रयोग सिविल जज जूनियर डिवीज़न से लेकर के सुप्रीम कोर्ट सभी न्यायालय करते हैं। इवन रेवेन्यू कोर्ट भी इसका इस्तेमाल करते हैं। आइए इसका एक विस्तृत अध्ययन हम आपको कराते हैं। अंतर्निहित शक्तियाँ क्या हैं, पहले इसको बताते हैं हम आपको। न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियाँ वे हैं जो पक्षकारों के बीच में वास्तविक न्याय करने के लिए न कि न्यायालय को प्रदान की गई हैं बल्कि वह न्यायालय में ऑलरेडी निहित हैं। अगर न्यायालय है तो अंतर्निहित शक्ति है। इसका जनरल प्रोविज़न, वर्तमान के लिए कोई कानून बनाया जा सकता है, वर्तमान की परिस्थितियों के आधार पर बनाया जा सकता है। भविष्य में उठने वाली समस्याओं के लिए क्या किया जाना चाहिए वह शक्ति न्यायालयों को ही 151 में दे दी गई है। सीपीसी 151 में सिविल न्यायालय न्याय की विफलता को रोकने के लिए किसी भी पार्टी द्वारा प्रक्रियात्मक विधानमंडल की गलतियों का फायदा न लेने के लिए इस अधिकार का प्रयोग न्यायालयों को दिया है। अतः इसका उद्देश्य है एंड ऑफ जस्टिस, फेल्योर ऑफ जस्टिस को रोकना। इससे संबंधित प्रोविज़न सिविल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 148, 149 में, 151 में दिया गया है। इन्हीं धाराओं का प्रयोग करते हुए सिविल न्यायालय अपने अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करता है। मुख्य रूप से जो शक्तियाँ दी गई हैं वह 151 में दी गई हैं। एक्स डिविसियो जस्टिटिए, एक्स डिविसियो जस्टिटिए अर्थात किसी भी न्यायालय के कार्य से किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए और न्याय की विफलता को भी रोकना चाहिए। इसी सिद्धांत पर यह काम करता है। दूसरा सिद्धांत यहाँ यह है कि न्यायालय के कार्यों से, न्यायालय के हाथों से किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, इसलिए भी इसको यहाँ पर दिया गया है। अब आइए इसके प्रावधानों का अध्ययन करते हैं। इसका सबसे पहला प्रावधान है 148, फिर है 149। 1 जुलाई 2002 को 148 में एक नया प्रावधान लाया गया। सिविल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत कहीं भी जो भी प्रावधान प्रेस्क्राइब्ड पीरियड के दिए गए हैं कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में कोई काम पार्टी कर लेगी, न्यायालय आदेशित करेगा, फिर न्यायालय अगर वह समय बढ़ाना चाहता है तो मैक्सिमम 30 दिन तक ही 148 में बढ़ा सकता है अपने विवेक से। तो प्रेस्क्राइब्ड पीरियड को न्यायालय अपने स्वविवेक से केवल 30 दिन तक बढ़ा सकता है, जो 1 जुलाई 2002 से आया है। 148 में न्यायालय का स्वविवेक। 149 में न्यायालय का स्वविवेक यह है कि सिविल प्रोसीजर कोड में प्लेंट दायर करते समय अगर प्लेंट पे समुचित टिकट नहीं लगा है, आवश्यक शुल्क नहीं जमा है, तो आर्डर 7 रूल 11 में क्लॉज डी में उसे खारिज कर सकता है कोर्ट। लेकिन 149 में न्यायालय अपने स्वविवेक का प्रयोग करते हुए बिना स्टैंप शुल्क के भी प्लेंट ले सकता और भविष्यवर्ती किसी तिथि पर जमा करने के लिए कह सकता है। ये न्यायालय की दूसरी इनहेरेंट पावर है।
अब तीसरी इनहेरेंट पावर न्यायालय की सेक्शन 151 सीपीसी में है, जिसमें यह है कि न्यायालय को जितनी भी शक्तियां सीपीसी में दी गई हैं, सारी शक्तियों के होते हुए भी न्यायालय को किसी ऐसी शक्ति से नहीं रोका जा सकता है कि जो पक्षकारों के बीच न्याय करने के लिए या न्याय की विफलता को रोकने के लिए आवश्यक है। यह नहीं समझा जाएगा कि प्रक्रियात्मक कमियों की वजह से कोई पक्षकार उसका दुरुपयोग कर ले। तो 151 के अधीन न्यायालय किसी प्रकार का कोई भी आदेश पारित कर सकता है। ये 3 धाराएं एक्सप्रेस रूप में शक्तियां इनहेरेंट पावर की देती हैं। इसके अलावा भी शक्तियां इनकी हैं, 152 में हैं, 153 में हैं, जहां पर निर्णय एवं डिक्रियों का संशोधन कर सकते हैं। एक बात और ध्यान देने योग्य है, आर्डर 20 नियम 3 में कहा गया है सीपीसी कि एक बार अगर जजमेंट हो चुका है तो उस जजमेंट में किसी प्रकार का वेरीफाई नहीं किया जाएगा, किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। लेकिन उसका अपवाद है सेक्शन 151। 151 में न्यायालय उसमें संशोधन कर सकता है, उसमें परिवर्तन कर सकता है। तो ये रहे आपके प्रोविज़न। अब इसके हम एक एग्जाम्पल द्वारा आपको समझा देते हैं। धारा 151 का उद्देश्य केवल न्याय की विफलता को रोकना है। ये एक ऐसी जादुई छड़ी नहीं है कि हर जगह इसका इस्तेमाल कर लिया जाए। इसका इस्तेमाल वहीं होना चाहिए जहां पर सीपीसी में स्पष्ट प्रोविज़न का अभाव है। अगर स्पष्ट प्रोविज़न सीपीसी में है तो इस छड़ी का प्रयोग नहीं होना चाहिए, इस प्राधिकार का प्रयोग न्यायालय द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आर्डर 9 रूल 6 में एक्स पार्टी डिक्री न्यायालय पारित करता है और एक्स पार्टी डिक्री के विरुद्ध उपचार आर्डर 9 रूल 13 में है। लेकिन पार्टी चाहती है कि हमारा 151 में जल्दी रद्द कर दिया जाए, तो न्यायालय कहेगा कि अगर एक्स पार्टी डिक्री के खिलाफ उपचार आर्डर 9 रूल 13 है या फर्स्ट अपील है, तो वहाँ पर हम 151 का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि स्पष्ट प्रावधानों के विरुद्ध इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। एक दूसरा प्रोविज़न है सेक्शन 10 स्टे ऑफ सूट और रेस्ट सब जुडिस। सीपीसी सेक्शन 10 में अगर एक सूट पेंडिंग है तो दूसरा सूट कहीं पर न्यायालय में नहीं दायर किया जाना चाहिए, और दायर भी हो गया है तो नहीं चलना चाहिए। पार्टी कहती है दूसरा सूट 151 में न्यायालय चला सकता है, उत्तर है कि नहीं चला सकता, स्पष्ट प्रावधानों के खिलाफ इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो सीपीसी में अगर स्पष्ट प्रोविज़न है उसके वायलेशन में 151 का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब आते हैं, देखें सुप्रीम कोर्ट की केस। सुप्रीम कोर्ट की केस इसके पहले एक नरेश मिर्जाकर की आई। नरेश मिर्जाकर वाली केस में कहा गया कि किन चीज़ों से न्याय की विफलता होगी ये परिस्थितियों के आधार पर तय किया जाएगा। दूसरी केस जो महत्वपूर्ण आई वह है मनोहर लाल सेठ हीरालाल 1962 सुप्रीम कोर्ट। इस केस के माध्यम से जज साहब ने यह समझाने का प्रयास किया कि इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट ये न्यायालय को दिया नहीं गया है, बल्कि अगर सिविल न्यायालय है तो इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट उसमें वेस्टेड है, निहित है। तो मनोहर लाल राम सेठ हीरालाल, इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट ऑलरेडी वेस्टेड इन सिविल कोर्ट, इट हैज बीन नॉट अवॉर्डेड टू सिविल कोर्ट। अंत में इसकी सीमाएं देख लीजिए। सीमाएं यही हैं कि अगर सीपीसी में स्पष्ट प्रावधान हैं तो फिर धारा 51 का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो जितने सारे प्रावधान हैं उसके प्रावधानों को वायलेशन में 151 का प्रयोग नहीं होगा। जहां प्रावधानों का कोई अभाव पाया जाता है वहीं सीपीसी में 151 का प्रयोग होगा। यही कारण है एक्स पार्टी डिक्री रद्द करने के लिए 151 में प्रयोग नहीं होगा, उसको आदेश 9 नियम 13 में ही रद्द किया जा सकता है। तो सीपीसी में इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट पर
आपका एक संक्षिप्त लेक्चर रहा। सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।